और फिर हम देखते हैं डॉक्टर वैक्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वैक्स बड़ी खुशी से मिस्टर गू को देखती है और कहती है कि तुम बाप बनने वाले हो। मिस्टर गू तो ज्यादा खुशी का इजहार नहीं करता। वो कहती है कि क्या आपको ये सुनकर खुशी नहीं हुई और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसकी मामा भी मिस्टर गू से कहती है कि अब मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर मिस्टर गू कहता है कि अभी नहीं, मैं कुछ दिन तक इसके बारे में बताता हूँ, और उठकर वहाँ से चला जाता है। वैक्स अपनी माँ को कहती है कि इसे तो जरा भी खुशी नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे कभी शादी भी करेगा। इसकी माँ इसको कहती है कि तुम मेरे होते हुए क्यों परेशान होती हो, अगर ये तुमसे शादी नहीं करेगा तो ना करे, इसके घर वाले तो तुमसे लाजमी शादी करेंगे। जैसे ही इनको पता चलेगा कि तुम इनको वारिस देने वाली हो, तुम इनके बच्चे की औलाद को पैदा करने वाली हो, तो वो तुम्हें सर आंखों पर बिठा लेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं येन को इसकी डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रही, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जिस पर वो चुप ही रहती है। डॉक्टर से अपनी तबीयत के बारे में कुछ सवाल वो नहीं करती कि इसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए या इसे क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पूछती। ऐसे लगता है कि इसे अपनी सेहत से कोई भी कंसर्न नहीं होता। ये अपनी माँ की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा टूट चुकी होती है, क्योंकि माँ के अलावा इसका कोई रिश्ता नहीं होता दुनिया में। वो बेड से उठती है और बाहर जाने लगती है। डॉक्टर कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, यू नीड टू रेस्ट। लेकिन वो जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर गो इसे कहता है कि आज हमारे घर में एक पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस पार्टी में चलो। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, तो मेरा और तुम्हारा अब कोई भी रिलेशन नहीं है, और वैसे भी अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। मिस्टर गो इसको कहता है तुम समझती क्या हो खुद को, तुम्हें क्या लगता है जैसे जैसे तुम चाहोगी सब वैसे वैसे होता जाएगा। पहले तुमने मेरे ग्रैंडपा को ऐसी सीधी सादी बातें करके अपने जाल में फंसाया ताकि तुम इनके ग्रैंडसन से शादी कर सको। तब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, और अगर कभी दूंगा तो अपनी मर्जी से दूंगा, जब मैं तुम्हें देना चाहूंगा, तुम्हारे कहने पर नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ की ट्रीटमेंट पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तुम्हें तो मेरा एहसान याद रखना चाहिए। ये सारी बातें सोचकर येन सोचते हैं कि चलो ठीक है, डाइवोर्स तो मैं इससे लेकर ही रहूंगी, आखिरी दफा इसकी बात मैं मान ही जाती हूँ, क्योंकि ये भी तो मेरे कहने पर मेरी माँ से मिलने के लिए गया था, और जैसे जैसे मैंने इसको बोला था इसने वैसा ही मेरी माँ के सामने किया था। वक्ती तौर पर टेम्पररी ही सही, लेकिन मेरी माँ थोड़ी देर के लिए इसकी वजह से खुश तो हो ही गई थी। और फिर वो रात को बहुत प्यारा सा ड्रेस पहनकर नीचे आती है। ये इसे देखता ही रह जाता है, मैं भी इसे देखती ही रह जाती हूँ, ये बड़ी प्यारी लग रही थी। ये सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मैंने कभी इससे मोहब्बत की नजरों से देखा ही नहीं, मैंने हमेशा इस पर गुस्सा ही किया है, और शायद ये सारा मेरा ही कसूर है। फिर वो इसको लेकर पार्टी की तरफ बढ़ता है और इससे किसी की कॉल आती है। वो इससे कहता है कि तुम पार्टी में चलो, मैं कॉल सुनकर अभी आता हूँ। वो पार्टी की तरफ आती है और यहाँ पर वैक्स और इसकी माँ पहले से ही मौजूद होती हैं और इसे देखकर कहती हैं कि तुम यहाँ पर भी आ गई, इसे तो आज सबके सामने मैं मजा चखाती हूँ। और फिर मिस्टर गो की मम्मी येन को कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो वो लड़की जो येन की मिस्ट्रेस है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी जैसी गंदी डर्टी कैरेक्टरलेस खातून की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं बनता कि तुम आओ। और इसके फेस पर ड्रिंक फेंक देती है। येन इसे कहती है कि यहाँ पर मैं नहीं आई, तुम्हारा बेटा मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया है, मैं खुद नहीं आई हूँ। तुम्हारा काम बनता है कि तुमने जो भी बातें सुनानी है अपने बेटे को सुनाओ, और तुम्हारा कैरेक्टर भी तो पूरे सिटी में फेमस है, मशहूर है कि तुम कैसी हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तुम मिस्टर गू की सौतेली माँ हो, तुम इसकी सगी माँ नहीं हो, और जिस तरह से तुमने मिस्टर गू की माँ का घर बर्बाद किया और इसके डैडी के साथ शादी की थी, ये सबको पता है। गू की माँ को इसके बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने मुलाजमों से कहती है कि इसको पकड़ कर रखें, और खुद इसे स्टिक से मारने लगती है। ये सब होता देख कर वैक्स और इसकी माँ तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हैं, खुश होती हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर गू भागा भागा आ जाता है और अपनी माँ का हाथ रोककर कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं, ये मेरे साथ आई है, ये मेरी गेस्ट है, आपको कोई हक नहीं पहुँचता, ये मेरी औरत है और आप इस पर किस तरह से हाथ उठा सकती हैं। इसकी माँ इसको कहती है कि तुम इस बेहुदा औरत की साइड ले रहे हो, जबकि वैक्स तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है, बजाय कि तुम वैक्स के साथ हो तुम इस औरत के साथ हो। वो कहता है मैंने जो भी कहना था मैंने कह दिया, येन मेरी औरत है तो ये मेरी औरत है, मैं अपनी बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, और इस बात को आप सब लोग अपने जहनों में बिठा लें, और आज से आप सब इसकी इज्जत करेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और वो ये कहकर वहाँ से येन को लेकर चला जाता है। वैक्स इसके पीछे पीछे भागती है और कहती है मिस्टर गू आपको तो मेरे साथ इस पार्टी में होना चाहिए, आप इसे जाने दें, ये खुद चले जाएगी।
आप मेरे साथ पार्टी में चले। जिस पर मिस्टर गू इसको कहता है पहले तो तुम मुझे ये बताओ ना कि मेरी माँ को कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर वो कहती है कि पता नहीं इनको कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने तो इनको नहीं बताया, इनको किसी और नहीं बताया होगा। मिस्टर गू कहता है कि तुम ना मेरे पीठ पीछे साजिशें करना बंद कर दो और जिस दिन तुम पकड़ी गई तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा। और फिर वो यैन को लेकर वहां से चला जाता है। आगे चलकर यैन बैठ जाती है। वो इसके पास आकर कहता है कि क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वो कहती है तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर आए थे ना कि तुम्हारी माँ सबके सामने मुझे इंसल्ट करे, मुझे ह्यूमिलेट करे, मुझे बेइज्जत करके तुम्हें खुशी मिलती है। वो कहता है तुम मुझे एक्यूज कर रही हो, अगर मुझे पता होता कि मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पर लेकर ना आता। और फिर भी अगर मुझे इन सब के प्रेजेंस में तुम्हें यहाँ पर लेकर आना भी पड़ता तो तब मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ता। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ की प्लानिंग ऐसी वैसी कुछ है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा करेगी या यहाँ पर वैक्स और इसकी माँ भी होंगी। लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, और तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है इस बात की मुझे समझ नहीं आती। मैंने तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश की, और क्या तुमने देखा नहीं मैंने किस तरह से अपनी माँ की इंसल्ट की है सबके सामने, और मैंने तुम्हें डिफेंड किया है, मैंने तो तुम्हारी ही साइड की बात की है। मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। यैन इसे कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती हूँ, अब तुम जो मर्जी कर लो। वैक्स ने मेरी माँ को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया, इसने मुझे हरास करवाने की कोशिश की, मेरा रेप करवाने की कोशिश की, और तुमने हमेशा इसी का साथ दिया। मैं कभी नहीं भूल सकती, जहाँ जहाँ पर मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहाँ वहाँ पर तुम नहीं थे, जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम एब्सेंट थे। और ये बातें करते करते शिकवे गिले करते हुए वो बेचारी बेहोश हो जाती है। मिस्टर गू तो परेशान हो जाता है, इसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर इसको बताती है कि यैन प्रेग्नेंट है। मिस्टर गू दोबारा से खुश होने के बजाय इस पर शक करने लगता है कि ये किसका बच्चा है। किसका बच्चा है, तुम किस किस से मिलती रही हो, मुझसे तो तुम बस कुछ दिन पहले ही मिली हो और इतनी जल्दी तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। वो इस पर बहुत ही ज्यादा चीखता चलाता है। यैन को इसकी बातों से बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो बेचारी तो पहले ही किन किन मुश्किलात से गुजर रही हुई होती है। वो इसे बताने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन इसको यकीन होता है कि वो कभी भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, जैसे वो इसकी किसी दूसरी बात पर यकीन नहीं करता, तो इस बात पे ओब्वियसली ये यकीन नहीं करेगा। वो इसे खींचता हुआ डॉक्टर के पास लेकर आता है और कहता है मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, इसका अबॉर्शन कर दें। जिस पर यैन कहती है चाहे तुम इस बच्चे को रखना चाहो ना रखना चाहो, लेकिन ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। मिस्टर गू कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुम्हारी माँ का इलाज करवाया है, उनके इलाज पर मैंने मिलियंस स्पेंड किए हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सोच लो कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तुम्हें ये सारे के सारे मिलियन रुपीस मुझे रीपे करने होंगे। और फिर वो दोबारा से डॉक्टर को कहता है कि इसे लेकर जाएं और अबॉर्शन कर दें। नर्स इसे बेड पर लिटा देती है। अबॉर्शन का प्रोसीजर शुरू ही होने वाला होता है कि यैन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करें, मैं अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती हूँ, मैं इसे रखना चाहती हूँ, प्लीज मेरा इस दुनिया में इस बच्चे के अलावा कोई नहीं है और प्लीज मुझसे मेरा बच्चा ना छीनो। जिस पर डॉक्टर कहती है कि ठीक है, और डॉक्टर ये बात मिस्टर गू को आकर बता देती है कि यैन अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती और जिसके बदले में उसने बोला है कि वो आपके सारे के सारे पैसे आहिस्ता आहिस्ता करके लौटा देगी। मिस्टर गू कहता है इसकी इतनी जुर्रत, ठीक है अब ऐसा ही होगा, अब ये मेरे सारे पैसे वापस कर दे और मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे पैसे वापस नहीं लूंगा, मुझे एकदम से सारे पैसे चाहिए। और फिर वो वैक्स को कॉल करके कहता है कि यैन का सामान घर से बाहर फेंक दो। और यहाँ पर हम देखते हैं यैन घर वापस आती है तो वैक्स इसका सामान बड़ी खुशी खुशी पैक करके बाहर फेंक रही होती है। वो इसे बताती है कि देखा आज मेरा मिशन पूरा हो गया, मैं काफी अरसे से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी ना कि तुम इस घर से खुद ही चले जाओ, लेकिन हर बार तुम मुझे ये कहती थी कि मैं तो जाना चाहती हूँ लेकिन मिस्टर गू मुझे नहीं जाने देता। तो देखो आज मिस्टर गू ने ही मुझे बोला है कि मैं तुम्हारा सामान पैक करके घर से बाहर फेंक दूं और तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। जिस पर यैन कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो खुद यही चाहती थी कि मैं यहाँ से चले जाऊं और सुकून से जिंदगी गुजारूं और वो ही मुझे नहीं जाने देता था। खैर मुझे सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, अब एटलीस्ट मैं अपने बच्चे को अपनी मर्जी से ग्रो कर सकती हूँ, पाल सकती हूँ। जिस पर वैक्स कहती है कि तुम तो हो ही बिच, जैसे तुम्हारी माँ थी वैसी ही तुम हो, क्या पता ये बच्चा किसका है तुम्हारे पेट में, और इस नाजायज बच्चे के साथ तो तुम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हो। यैन कहती है तुमने मेरी माँ के बारे में क्या बकवास की है, जरा फिर से बोलो, और इसे फिर से पीटने लगती है। तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाता है और इसे बुरा भला बोलना शुरू कर देता है और वैक्स को छुड़ाकर कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं, तुम यही तो चाहती थी ना मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं
और आज तुम आजाद हो, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, चले जाओ यहाँ से, जहाँ पर भी जाना चाहती हो, दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। वो कहती है मैं जाने से पहले बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। तुमने जो जो मेरे साथ किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे जिन जिन हालातों से गुजरना पड़ा है, मेरी बद्दुआ है तुम भी इन सारी चीजों से गुजरो। वो इसकी बातों पर हाइपर होकर इससे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कभी बदतमीजी ना करना, लेकिन तुम बाज नहीं आती और मुझे अब तुम बदवा भी दे रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के साथ है जो पता नहीं किसका है। जाओ यहाँ से, जाओ अब इस बच्चे के बाप के पास ही, वही अब तुम्हें रखेगा। मिस्टर गो को यौन की इंसल्ट करते हुए देख के वैक्स के दिल को तो ठंड सी पड़ जाती है। फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं और बेचारी यौन दुखी दिल के साथ अपना सामान उठाती है और सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं वैक्स हॉस्पिटल में अपने चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाती है और मिस्टर गू को बताती है कि जल्दी चलें, डॉक्टर हमारा वेट कर रहा है। मिस्टर गू बहुत ही परेशान से दिखाई दे रहा होता है। वो तो इसकी बात को अनसुना कर देता है क्योंकि इसके ज़हन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही हुई होती है कि इसने यैन को जाने का बोल दिया है और इसका दिल तो यैन के साथ कनेक्टेड हो चुका है, ये इससे मोहब्बत करता है, इसलिए ये अपने आप को बड़ा रेस्टलेस और डिस्टर्ब सा फील कर रहा होता है। वो वैक्स की बात का जवाब दिए बिना ही बाहर की तरफ दौड़ता है और यैन को जाता देखकर इसकी आंखों में आंसू होते हैं और इसकी ख्वाहिश होती है कि ये इसको रोक ले, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुप ही रहता है। यैन यहाँ से चले जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं वैक्स डॉक्टर से चेकअप करवाने आती है और डॉक्टर से कहती है कि इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट में लास्ट मंथ की डेट लिखो ताकि मिस्टर गू को पता चले कि मैं अभी पिछले महीने ही प्रेग्नेंट हुई हूँ। असल में वैक्स प्रेग्नेंट तो है, लेकिन ये बच्चा मिस्टर गू का नहीं होता, ये इसके एक कजन का होता है जिसके साथ इसका अफेयर है। और इस बच्चे को ये मिस्टर गू का बच्चा बताकर इसकी लाइफ में एंटर होना चाहती है क्योंकि मिस्टर गू एक रिच पर्सनालिटी होती है और इसकी नजर इसके प्रॉपर्टी, इसके पैसे और इसकी दौलत पर होती है जिनको ये बच्चे के थ्रू हथियाना चाहती है। वो ये रिपोर्ट लेकर खुशी खुशी मिस्टर गू के पास आती है और इसको बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो इससे रिपोर्ट लेकर कहता है कि तुम जाओ गाड़ी में बैठो और मैं अभी आता हूँ। फिर वो किसी को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें एक रिपोर्ट भेजता हूँ, मुझे इस रिपोर्ट की असलियत जाननी है कि ये असली है या फेक है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक हैंडसम सा आदमी बाइक पर आता है और ये हमारी यैन से आकर मिलता है। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा पुरानी अच्छी दोस्ती होती है। इतने सालों के बाद यैन इससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये भी यैन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसका नाम मिस्टर जो है। ये अपनी जॉब के सिलसिले में इससे बात करती है। वो इससे बताता है कि मुझे अभी तक अच्छी तरह से याद है जब एक दफा तुमने मुझे हेल्प आउट किया था, उस वक्त मुझे तुम्हारी हेल्प की कितनी जरूरत थी और तुमने वाकई में मुझे हेल्प भी किया था। पर अगर तब तुम मेरी हेल्प ना करती तो मैं शायद आज इस मुकाम पर हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, वहां कभी ना पहुंचता, जिसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स करता हूँ। वैन यन कहती है कि दोस्तों में नो सॉरी नो थैंक्स, और तब जो मैंने किया वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हर दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने दूसरे दोस्त के काम आए, और जो मैंने किया वो कोई अनोखी चीज नहीं थी। फिर वो इसे कहती है कि मेरी जॉब ढूंढने में हेल्प करो, मुझे जॉब चाहिए। कहता है कि मानो तुम्हारा काम हो गया, और वो इसे डिजाइनर की जॉब दिला देता है और कहता है कि तुम्हारे जितने भी डिजाइन्स हैं वो काबिले तारीफ हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और एक नीलामी ऑर्गेनाइज की जा रही है जो एग्जीबिशन टाइप होती है। तुम उसमें पार्टिसिपेट करके एज ए डिजाइनर अपने डिजाइन्स को एग्जिबिट कर सकती हो, लेकिन किसी को पता ना हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। फिर देखो कि तुम्हारे डिजाइन्स वाकई में लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं, लोग क्या वाकई में उनको बाय करना चाहते हैं कि नहीं। वो कहती है ये तो तुमने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखूं, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि ये डिजाइन्स मेरे हैं तो कोई भी मेरे इन डिजाइन्स को बाय नहीं करेगा, क्योंकि मेरी रेप्यूट मेरी सौतेली माँ ने, बहन ने सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा स्पॉइल कर दी हुई है। लोग मुझे बड़ी बुरी नजरों से देखते हैं, मेरे बारे में बड़ी बुरी बुरी बातें करते हैं। मिस्टर जो कहता है डोंट वरी, जो कोई भी तुम्हें अक्यूज कर रहा है हम इन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे, कंप्लेन करेंगे। जिस पर यैन रिलैक्स हो जाती है कि चलो कोई तो है ना जो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है, और सोचती है कि जो कितना अच्छा इंसान है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर गू को पता चलता है कि जिन रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन के बारे में इसने किसी को बोला था और ये रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक होती हैं। मिस्टर गू सोचता है कि अगर ये रिपोर्ट्स ठीक हैं तो इसका मतलब है उस रात में वैक्स के साथ ही था, मैं किसी और लड़की के साथ नहीं था, क्योंकि इसे कभी कभी डाउट होता है कि अगर मैं उस रात वैक्स के साथ था तो मेरे दिल में वैक्स के लिए दोबारा से फीलिंग्स पैदा क्यों नहीं हो रही, मुझे इसकी तरफ जाने के लिए अट्रैक्शन फील क्यों नहीं होती। और ये बस इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने में लगा हुआ है। इन रिपोर्ट्स के एक्यूरेट साबित हो जाने के बाद इसको यकीन हो जाता है कि ठीक है उस रात मेरे साथ वैक्स ही थी
और ये बच्चा मेरा ही है और अब तो वैक्स मेरे बच्चे को पैदा भी करने वाली है, लेकिन फिर मेरा दिल बार बार क्यों करता है कि मैं यैन के पास ही चले जाऊं, ऐसा क्यों है। इतनी देर में इसका सेक्रेटरी इसको बताता है कि आज किसी जगह पर ज्वेलरी डिजाइन की नीलामी यानी एग्जीबिशन लगी हुई है और वहां पर यैन भी होगी। पहले तो मिस्टर गू वहां पर जाने से इनकार कर देता है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि इसका सेक्रेटरी इसको बताता है कि वहां पर यून भी होगी तो ये फौरन से कहता है कि ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ वहां पर। और वैक्स भी ज्वेलरी का नाम सुनकर कहती है अच्छा वहां पर ज्वेलरी भी होगी, मुझे अपने लिए कुछ डिजाइन्स चाहिए और मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। और वो भी इनके साथ ही चले जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर जू और यैन चलते हुए आते हैं। सामने से मिस्टर गू और वैक्स इनको आता देखकर बातें करने लगते हैं। वैक्स मिस्टर गू को कहती है कि ये यैन है और ये यहाँ पर ऐसे कैसे आ सकती है। फिर वो मिस्टर जू से हेलो हाय करने के बाद कहती है कि ये लड़की आपके साथ कौन है। मिस्टर जू इसको कहता है कि ये हमारी कंपनी की नई डिजाइनर है। मिस्टर गो कहता है ओ अच्छा, तो मैं तो समझा था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड होगी। वैक्स भी फिर से कहने लगती है कि लगता है मिस्टर जू को अंदाजा नहीं है कि किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहिए, इनको कंपनी में जॉब देनी चाहिए, क्योंकि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा शेमलेस है और इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन इसके सामने ही करने लगती है। वो कहती है इसकी रेप्यूट तो इतनी डाउन है कि कोई भी इस लड़की के साथ बात करना पसंद नहीं करता और आपने इसको जॉब पर रख लिया। मिस्टर जू इसका मुंह तोड़ जवाब देकर कहता है कि सोच समझकर आप बात करें, आपने जो भी कहना है इनके बारे में, क्योंकि बहुत ही जल्द जो कोई इनको एक्यूज कर रहा है, सलेंडर कर रहा है, बदनाम कर रहा है, उसका नाम सामने आ जाएगा, क्योंकि हमने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवा दी हुई है और ऐसा ना हो कि ये नाम आपका ही हो। ये बात सुनकर वैक्स के तो तोते ही उड़ जाते हैं, फ्लाइट पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं वहां पर मिस्टर चू भी आया होता है। मिस्टर चू असल में मिस्टर गू का नेफ्यू होता है। वो किसी जमाने में यैन का बॉयफ्रेंड भी था और यहाँ पर यैन को मिस्टर जू के साथ देखकर वो सोचता है कि शायद ये इसका नया बॉयफ्रेंड है। मिस्टर जू यैन को कहता है कि मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ और इधर से मिस्टर जू जल्दी से उठता है और यैन को बाजू से पकड़ता हुआ एक साइड पर घसीट कर ले जाता है। यैन तो काफी ज्यादा रेजिस्ट करती है कि मेरा हाथ छोड़ो, क्या बदतमीजी है। मिस्टर जू इसे कहता है तुम यहाँ पर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आई हो, तुम ऐसा ही करती हो, पहले तुमने मुझे छोड़ा, फिर कुछ दिन के बाद तुम इसे भी छोड़ दोगी और ये तुम्हारी हैबिट है। इसकी इस बात पर प्रवोक होकर वो इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि बकवास बंद करो, मेरा तुम्हारे साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है और छोड़ा तुमने मुझे था, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर चू ड्रिंक कर रहा होता है और यून को एक्यूज कर रहा होता है कि इस पिक में तुम किस आदमी के साथ हो, क्या तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक है। वो इससे बार बार कहती है ये मैं नहीं हूँ, ये पिक वाली लड़की मैं नहीं हूँ, ये लड़की कोई और है, लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करता और इस तरह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। मिस्टर चू यैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है और इसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से वरना मैं 5 मिनट में तुम्हारा दिमाग ठीक करके रख दूंगा। और इसके जाने के बाद वो यैन को कहता है कि वाह यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा पहुंची हुई चीज निकली, पहले तुम मेरे नेफ्यू के साथ थी, फिर तुम मेरे साथ थी, अब तुम मिस्टर जो के साथ हो, अब मिस्टर जो के बाद तुम्हारा कौन सा नया शिकार होगा। वैसे एक बात तो है, तुम्हारी चॉइसेस हमेशा रिच लोग ही रहे हैं। इसकी बात पर यैन गुस्सा होकर इसे थप्पड़ मारने लगती है। वो इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें किस चीज का लालच है जिसको पूरा करने के लिए तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हो, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा, तुम जो बोलोगी वही तुम्हें मिलेगा। और वैसे भी तुम तो अभी भी मेरी बीवी हो, हमारी डाइवोर्स अभी नहीं हुई, तो मैं अभी भी तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। यैन कहती है तुम्हारा हक अब मुझ पर नहीं है, वैक्स पर है। मैं डाइवोर्स के लिए पैसे जमा कर रही हूँ और जितनी जल्दी हो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे पे करके डाइवोर्स तुमसे ले लूंगी। वो कहता है कि पैसों की बात छोड़ो, मैं तो तुम्हें और भी पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। तुम आज की रात मुझे खुश कर दो क्योंकि मुझे तुम्हारी इबादत हो गई है। और हाँ, अपनी औकात में रहो, यही तुम्हारी औकात है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम 10 मिलियन पैसे अर्न कर सकती हो? कभी भी नहीं। तुम 100 बार 1000 बार भी खुद को बेचोगी तो इतने पैसे तुम नहीं जमा कर पाओगी। मेरे अलावा इतना पैसा तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। इस बात पर प्रवोक होकर यान कहती है कि ठीक है, फिर देखते हैं कि मेरी कितनी वर्थ है, मेरी कितनी औकात है। और इसका हाथ पकड़कर नीलामी में एग्जीबिशन में से वापस ले आती है। सब इसके डिजाइन्स की बोली लगा रहे होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि ये डिजाइन्स इसके हैं, क्योंकि इसने एनोनिमस डिजाइनर के नाम से अपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई होती है, जबकि मिस्टर गू को शायद सब पता होता है कि ये इसी के डिजाइन्स हैं, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से भी लग रहा होता है और उसके एक्शन से भी लग रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं जानता है
कि ये डिजाइन सियोन के ही हैं। बोली लगना शुरू हो जाती है और बोली में सबसे ज्यादा कीमत मिस्टर गू लगाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि इस आदमी के पास कितनी दौलत है, ये कितना रिच है। और यैन को भी शक हो ही जाता है कि हो ना हो इसे पता ही है कि ये डिजाइनर मैं ही हूँ। सारे डिजाइनर मिस्टर गू बाय कर लेता है। फिर यैन इसके रूम में जाती है, वो इसे कहती है कि मैं तुम्हारी दी गई अमाउंट पर लानत बेचती हूँ, ये लो अपने पैसे पकड़ो। मिस्टर गू इसे कहता है कि सारे झगड़े छोड़ो, आज मैंने तुम्हारी एक तरह से हेल्प ही की है, मेरे अलावा तो कोई और तुम्हारे डिजाइन को बाय ना करता। और आज की रात मैं तुम्हारा वीआईपी गेस्ट हूँ, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे खुश करो। तुम मेरे साथ झगड़ा कर रही हो, बदतमीजी कर रही हो। और इसको पकड़कर जबरदस्ती सोफे पर लेटा लेता है और इसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो इसे पीछे हटाती है और कहती है तुम्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस हालत में तो एटलीस्ट मेरा और मेरे बच्चे के बारे में सोचो। मिस्टर गू कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो मैं क्यों इसके बारे में सोचूं, ये बच्चा जाए भाड़ में। यान कहती है तुम्हारे जैसे बेहुदा इंसान से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है, और वहां से चले जाती है। वो लिफ्ट के पास आती है तो मिस्टर चू वहां पर आकर इसको देख लेता है और इसको हरास करना शुरू कर देता है। वो कहता है अच्छा तो तुम्हारा मेरे अंकल के साथ भी रिलेशन है, चलो जाओ, जिसके साथ भी तुमने रिलेशन बनाना है बना लो, लेकिन देर सवेर तुम मेरे पास ही लौट कर आओगी। यान इसको कहती है तुम्हारी सारी फैमिली में ऐसे ही मर्द हैं क्या, पवस से भरे हुए। और वहां से वो चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू घर आ जाता है। वो थका हुआ महसूस करता है, सोफे पर ही वो रेस्ट करने लगता है। तभी वैक्स वहां आ जाती है, इसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है और कहती है आप थके हुए होंगे, ये फ्रूट्स खा लें, फ्रेश हो जाएंगे। मिस्टर गू कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये तुम खुद ही खा लो। और वहां से उठकर रूम में चला जाता है। और इसके जाने के बाद वैक्स गुस्से से किसी को कॉल करती है और कहती है कि वैन को सारे सोशल मीडिया पर अच्छी तरीके से बदनाम कर दो, एक्यूज करो और इस पर एलिगेशंस लगाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर जो यैन को 4 मिलियन देकर कहता है कि ये नीलामी की रकम में तुम्हारा कमीशन है। यैन कहती है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट है, मैं ऐसे कैसे रख सकती हूँ। मिस्टर जो कहता है कि क्या हो गया है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, ये तुम्हारा हक है और तुम ये डिजर्व करती हो। फिर वो कहता है कि अगर मैं चाइना में होता, बाहर ना गया होता, तो तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं कभी ना होने देता। और फिर वो इससे पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर गू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। वो बताती है कि नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। ये बात सुनकर तो मिस्टर जू हैरान हो जाता है, कहता है क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहती है हाँ ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन अब हमारी डाइवोर्स प्रोसेस में है। तभी मिस्टर जू का सेक्रेटरी इसको आकर बताता है कि मिस यॉन के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत सी नेगेटिव पोस्ट किए जा रहे हैं, इनको बदनाम किया जा रहा है। वो कहती है कि ये कौन कर सकता है मेरे खिलाफ। मिस्टर जू कहता है कि मुझे लगता है मिस्टर गू ही ऐसा कर रहा होगा, शायद वो तुमसे रिवेंज लेना चाहता हो क्योंकि तुम उससे डाइवोर्स ले रही हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यॉन रोड पर गिर जाती है। उसी रोड पर मिस्टर गू अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है। वो भागता हुआ आता है, इसे सहारा देता है। इसे यहाँ पर देखकर यॉन तो आग बगोला हो जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। जिस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तो मेरे साथ घर वापस चलो, बहुत हो गई नाराजगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो कहती है मेरा तुम्हारे साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे तुमसे डाइवोर्स ही लेनी है। मिस्टर गू कहता है डाइवोर्स मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम इस दुनिया में भी मेरी हो और अगली दुनिया में भी तुम मेरी ही हो, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। वो कहती है अब ऐसा नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो गई है। ये लो अपने पैसे और एक चेक इसकी तरफ फेंक देती है जो इससे मिस्टर जू से मिला हुआ होता है। वो कहती है तुम्हारे बाकी के पैसे भी मैं तुम्हें कुछ दिनों तक वापस कर दूंगी, अब डाइवोर्स फाइनल करो। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि अब मैं मानता हूँ कि ये बच्चा मेरा ही होगा, मैं इस बच्चे को भी अपनाने को तैयार हूँ, तुम प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो, मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहता हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी, जो हो गया प्लीज उसको भूल जाओ। वो कहती है मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, कितनी बार मैं तुमसे कहूँ कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरी अब बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम मर जाओ, मैं तुम्हारा मरा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। इसकी इस बात पर मिस्टर गू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है तुम इस हद तक मुझसे नफरत करती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वो कहती है मैं तो इससे भी ज़्यादा नफरत करती हूँ तुमसे। वो ये कहकर जाने लगती है। मिस्टर गू इसे ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालने लगता है। यैन रेजिस्ट करती है और नीचे गिर जाती है और कहती है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अब अगर तुमने मुझे परेशान किया तो एक औरत और माँ क्या कर सकती है, ये तुम खुद देख लोगे। और ये कहकर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वैक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह से यैन को अपने रास्ते से तो हटाना ही होगा,
ताकि मिस्टर गू सिर्फ वैक्स का ही होकर रह जाए। इसका कज़न इसको बताता है कि मुझे पता चला है कि येन तो प्रेग्नेंट है। वैक्स तो हैरान हो जाती है, वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इसका कज़न कहता है कि ज़्यादा फिक्र ना करो, येन प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, मिस्टर गू को शक है कि ये बच्चा इसका नहीं है, इसलिए वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, इसीलिए इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था और इनका ब्रेकअप भी इसी रीज़न की वजह से हुआ है। वैक्स कहती है जो भी है आज नहीं कल मिस्टर गू को पता चल ही जाएगा कि ये बच्चा इसका है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हारे डैडी तो सिटी के सब हॉस्पिटल्स के इंचार्ज हैं, तो किसी तरह से इसके अबॉर्शन करवाने का प्लीज़ इंतज़ाम करो। और अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर तो हॉस्पिटल में होती ही नहीं है, जो कि यान की दोस्त भी बन चुकी हुई होती है। उसकी एब्सेंस में ही ये हॉस्पिटल में आती है और अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए ये यहाँ पर आती है, लेकिन नर्सिस इसको इंजेक्शन लगाकर ज़बरदस्ती इसका अबॉर्शन करने के लिए इसको लटाने लगती है। वो कहती है ये तुम लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हो, मुझे बता तो दो, कहीं तुम मेरा अबॉर्शन तो नहीं करने लगी। और ये घबरा जाती है, लेकिन जल्दी ही वो इंजेक्शन की वजह से बेहोश हो जाती है। और जब इसकी आंख खुलती है तो इसका बच्चा इन डॉक्टर्स ने मार डाला होता है, अबॉर्शन कर दिया होता है। वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, रिएक्ट करती है, इसे यकीन होता है कि ये सारा कुछ मिस्टर गू ने ही करवाया है। वही मेरे बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन था, मेरे बच्चे के बारे में बुरी बुरी बातें किया करता था, मेरे बच्चे को अब्यूज़ करता था। और तब ही वहाँ पर वैक्स आ जाती है और इसको देखकर कहते हैं कि देख लो आज तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं रहा, जिसका बच्चा था वो ही नहीं चाहता था कि तुम ये बच्चा पैदा करो, तो खुद ही सोचो कि वो तुमसे कितनी नफरत करता होगा। और गू फैमिली का वारिस तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेट से ही, मेरी कोख से ही पैदा होगा। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि मिस्टर गू जैसा इंसान तुमसे प्यार करे और उसका बच्चा तुम पैदा करो। और इसके फेस पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। येन बेचारी तो पहले ही पूरी तरह से टूटी फूटी सी होती है। इसकी बातों से इसको ऐसे महसूस होता है कि शायद ये अब जिंदा भी ना रहेगी। वैक्स इसकी इंसल्ट करने के बाद, इसको बातें सुना लेने के बाद वहां से चल जाती है। और इसके जाने के बाद जॉन बेहिस्सी होकर बेड पर गिर जाती है, क्योंकि इसके पास तो जिंदा रहने की जो आखिरी उम्मीद बची थी इसकी माँ के मर जाने के बाद, वो भी नहीं रही। तो अब ये जिंदा रहकर क्या करेगी। फिर यहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाता है। मिस्टर गू ने हाथ में फूल पकड़े हुए होते हैं और वो बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही खुश दिखाई दे रहा होता है। इसे देखकर डॉक्टर इसके पास आकर इसको कहती है कि हमने आपके कहने पर डीएनए टेस्ट किया है और जो बच्चा मिस वैन के पेट में था वो आपका ही है। और वो इसे अबॉर्शन के बारे में भी बताने ही लगती है, लेकिन मिस्टर गू इसकी पूरी बात सुने बिना ही खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है। और रूम में आकर वो येन को ऐसी हालत में देखकर चौंक सा जाता है कि इससे क्या हुआ है। बड़ी सी बड़ी मुश्किल में भी कभी येन ने इतना हेल्पलेस दिखाई नहीं दिया था जितनी ये अब होती है। वो परेशान सा हो जाता है कि पता नहीं क्या बात होगी जो इसकी ये हालत हो गई है। वो इसे कहता है कि क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है चले जाओ यहाँ से। वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, कभी तो ठीक तरह से बात कर लिया करो मुझसे। ये फूल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। और फूलों को बेड पर वो गुस्से से फेंक देता है। और फिर बेड के नीचे से इसे एक नोट लिखा नजर आता है। वो इसको चेक करता है तो इसे पता चलता है कि इसका तो अबॉर्शन हो गया है। वो कहता है कि क्या तुमने अबॉर्शन करवा लिया, लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। जान कहती है कि ये तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, ये तो मेरा बच्चा था, तो मैं ऐसा वाला क्यों करूंगा। कहती है इसीलिए तो तुमने इस बच्चे को इतनी गालियां दी, इस बच्चे को तुमने इतना बुरा भला कहा और मुझसे बार बार अबॉर्शन की तुमने बात की, और आज तुमने अपना मोटिव अचीव कर लिया, आज तुमने मेरा बच्चा मार डाला। वो इससे कहता है अब बस भी कर दो, और मुझे कितना बुरा तुम समझोगी, मुझसे कितनी नफरत तुम करोगी। मैं जान तो चुका हूँ कि ये बच्चा मेरा ही है, तो मैं ऐसे भला कैसे कर सकता था। दुनिया का कोई बाप अपने बच्चे को नहीं मार सकता, भला मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगा। यान उसके फेस पर थप्पड़ मारती है और एक और थप्पड़ मारती है और कहती है मैं तुम्हारे सारे पैसे दे चुकी हूँ, अब मुझे डाइवोर्स पेपर दे दो और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और ऐसे समझना कि जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे। मिस्टर गू इसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, फिर बाहर आ जाता है। इसका सेक्रेटरी बाहर ही खड़ा सब सुन रहा होता है। मिस्टर गू अपने सेक्रेटरी को कहता है कि भला मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकता हूँ,
यैन अपना अबॉर्शन करवा भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे तो इस बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार था और इसने इस बच्चे के लिए मुझसे इतना ज़्यादा फाइट की थी। तो ये कैसे अपने बच्चे को इतने महीनों के बाद अबॉर्शन उसका करवा देती? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसने ऐसा किया होगा। ये लाजमी कोई और है जिसने ये सब प्लानिंग की है, और ये जो कोई भी है मुझे पता करके जल्दी से जल्दी बता। और फिर वो नढाल होकर नीचे गिर सा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं यैन के पास इसकी डॉक्टर आकर इसको बताती है कि तुम्हारी कुछ ब्लड रिपोर्ट्स क्लियर नहीं है और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हें स्टमक कैंसर है। यान के तो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। वो कहती है मैंने पिछले हफ्ते में तो ही ब्लड चेक करवाया था, तब तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई थी। जिस पर डॉक्टर कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, प्रेगनेंसी की हालत में अल्ट्रासाउंड में काफी चीजें नहीं आती। यान हिम्मत करके पूछते हैं कि फिर मेरे पास कितना टाइम बाकी है। डॉक्टर इसको बताती है कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल, और अगर तुम आज से ही अपना ट्रीटमेंट बाकायदगी से करवाना शुरू कर दोगी तो तुम्हारे सर्वाइवल के भी चांसेस हैं। जिस पर वो कहती है कि ना तो मेरी माँ रही और ना ही मेरा बच्चा रहा, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना, मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है। और फिर वो डॉक्टर से कहती है कि मैं आखिरी दफा मिस्टर गू से मिलना चाहती हूँ, मैं उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में वो मिस्टर गू के घर चले जाती है। वो इससे कहता है कि तुमने बहुत ही टाइम लगा दिया घर वापस आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस पर वो कहती है क्यों, कौन सा घर, किसका घर, ये घर तो कभी मेरा था ही नहीं, क्योंकि अगर ये मेरा घर होता तो मुझे यहाँ से ना निकाला जाता, और मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात करने आई हूँ कि मेरे साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस चलो और डाइवोर्स डन करो। वो इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बेडरूम में ले आता है और इसे बेड पर लिटाकर इसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है और कहता है कि सब तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ना ही मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, तुम मेरी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ही गुजारो, और तुम चाहो ना चाहो लेकिन अब ये हमारी डेस्टिनी है। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। यैन को फिर से डॉक्टर की बात याद आती है कि अब तुम्हारे पास बहुत ही थोड़ा सा टाइम बचा है। फिर इसे खांसी आती है और इसके मुंह से ब्लड निकलता है। और अगले सीन में हम देखते हैं वो एक मैगजीन पढ़ रही होती है, वैक्स वहां पर आ जाती है। वो इसको टीज करने लगती है। वो झूठ बोलती है कि मिस्टर गो ने मुझसे पूछ कर ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, और अगर मैं परमिट ना करती तो वो कभी भी तुम्हें यहाँ पर ना बुलाता। वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, मेरी बात को बहुत ही वैल्यू देता है, आखिर मैं इसके बच्चे की माँ जो बनने वाली हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरी बात ही तो मानेगा। वो ये कहकर बड़ा अतराने लगती है। यैन इससे कहती है तुम खुद को जो मर्जी समझ लो, लेकिन मिसेस गू तो मैं ही हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्रेस की पोजीशन रखती हो, तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। वैक्स को इसकी बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी मिस्टर गू भी वहाँ पर आ जाता है। वैक्स मिस्टर गू को कहती है कि हमारे बच्चे ने मेरी टर्मी में आज पहली दफा मूवमेंट की है, जिस पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई हूँ और मैं जल्दी से तुम्हें बताने के लिए आ गई। जिस पर मिस्टर गू खुश तो होता है लेकिन यैन की तरफ देखते हुए ज्यादा खुशी का इजहार नहीं करता, और यैन भी इन दोनों की तरफ गुस्से से देख रही होती है। फिर मिस्टर गू यैन को कहता है कि जाओ जल्दी से मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। वो इसकी तरफ घूरने लगती है, जिस पर वो कहता है कि क्या हुआ है, अब मैं तुम्हें कोई काम भी नहीं कह सकता कि तुम मेरा कोई काम करो। जिस पर वो फ्रूट लेने के लिए चले ही जाती है। और यहाँ पर वैक्स मिस्टर गू को कहती है कि आप मेरी बहन पर नाराज ना हो, अभी अभी इसका मिसकैरेज हुआ है जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। असल में ऐसी हालत में औरत ऐसे ही बिहेव करती है, रूड सा। मिस्टर गू तो हैरान परेशान हो जाता है। वो इससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसका मिसकैरेज हुआ है। जिस पर पहले तो वो डर जाती है, ये मैंने क्या बोल दिया, लेकिन फिर अगले ही लम्हे खुद को संभालती हुई जल्दी से कहती है कि वो असल में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, मुझे अपनी बहन की एक्चुअली फिक्र होती रहती है, तो इसलिए मैं अक्सर लोगों से इसके बारे में पूछती रहती हूँ, जिससे मुझे पता चलता रहता है कि इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। तभी यैन भी वहां पर आ जाती है और वो वैक्स को कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम्हें मेरी फिक्र होती है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिस्टर गू की फिक्र होती है, इसलिए तुम मुझ पर भी नजर रखती हो कि मैं कब कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कहीं मैं मिस्टर गू के साथ तो नहीं हूँ। और फिर वो मिस्टर गू की प्लेट में से फ्रूट उठाकर खाने लगती है। मिस्टर गू इसको कहता है कि क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी है, परमिशन दी है कि तुम मेरा खाना खाओ। वो मुंह बनाकर वहां से जाने लगती है। तो वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें इस बात की परमिशन दी है कि तुम अब यहाँ से चले भी जाओ, क्यों जा रही हो यहाँ से। वो इसका हाथ पकड़कर इसको जबरदस्ती बिठा लेता है। यैन इसे गुस्से से घूरने लगती है। वो कहता है तुम अब इतनी बहादुर हो गई हो, इतनी बरेव हो गई हो कि तुम मुझे घूर भी सकती हो। वो कहती है जब तुम मेरे बच्चे को मार सकते हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें देख सकूं।
वो कहता है तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हें नेगेटिव बातें सोचने के अलावा और कुछ नहीं आता। हम एक और बच्चा कर लेंगे, मैं इसका खुद ख्याल रखूंगा। कि क्या मैंने तुम्हें इस बात की परमिशन दी है कि तुम अब यहाँ से चले भी जाओ? क्यों जा रही हो यहाँ से? वो इसका हाथ पकड़कर इसको जबरदस्ती बिठा लेता है। यैन इसे गुस्से से घूरने लगती है। वो कहता है तुम अब इतनी बहादुर हो गई हो, इतनी बरेब हो गई हो कि तुम मुझे घूर भी सकती हो। वो कहती है जब तुम मेरे बच्चे को मार सकते हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें देख सकूं? वो कहता है तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हें नेगेटिव बातें सोचने के अलावा और कुछ नहीं आता। हम एक और बच्चा कर लेंगे, मैं इसका खुद ख्याल रखूंगा। और जिस किसी ने भी मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे जान से मार डालूंगा। मैंने कुछ बंदों को बोला है कि वो इंटेरोगेट करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि इस अबार्शन के पीछे किसका हाथ है। वो ये बातें करता है और यहाँ पर वैक्स के तो होश ही उड़ जाते हैं कि कहीं इसे मुझ पर तो शक नहीं हो गया। वो इनको कहती है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं जाती हूँ। और वहाँ से वो भाग जाती है और यहाँ पर इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। यैन कहती है कि मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे जैसे जालिम इंसान का गला अपने हाथों से दबा देती। तुमने मुझसे मेरे जीने की आखिरी रीज़न भी छीन ली। मिस्टर वू को भी गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बार बार मुझे अक्यूज़ कर रही है। मैं इसे बता बता कर थक गया हूँ मैं इसे बता बता कर थक गया हूँ कि ये कुछ नहीं किया, इसे समझ क्यों नहीं आ रहा। वो इसकी नेक को पकड़कर दबाता है, कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। यैन इससे अपना नेक छुड़ाकर इसके शोल्डर को बाइट करती है और फिर खुद हंसने लगती है। मिस्टर गू को इसके लिए सिंपैथी फील होती है। वो इसके करीब आकर कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तभी यैन के मुंह से ब्लड निकल आता है, जिस पर वो कहता है कि ये क्या तुम्हारा ट्रिक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे डराने के लिए कर रही हो ना, मुझे परेशान करने के लिए तुम कर रही हो, मैं जानता हूँ। बंद करो ये झूठे ड्रामे, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं यैन का ब्लड और भी ज़्यादा निकलने लगता है और वो उससे कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ड्रामा नहीं कर रही। लेकिन मिस्टर गू तो वहाँ से जा चुका होता है क्योंकि इसे लगता है कि ये वाकई में कोई ड्रामा ही कर रही होगी। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू को इसके सेक्रेटरी से पता चलता है कि हमने हॉस्पिटल के तमाम सर्विलियंस कैमरास की डिटेल्स को हासिल कर लिया है और वीडियोस के मुताबिक मिस वैक्स उस दिन हॉस्पिटल में गई थी जिस दिन यैन का अबॉर्शन हुआ था और उस दिन डॉक्टर सैड भी छुट्टी पर थी। जो भी हुआ उनकी एब्सेंस में ही हुआ। मिस्टर गू सोचता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और इसका शक सीधा वैक्स पर जाता है और यहाँ पर वैक्स अपनी माँ को बता रही होती है कि आज मैंने मिस्टर गू को ऐसी बातें करते सुना है कि जिसने भी इसके बच्चे को मारा है तो वो इसको जान से मार डालेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसे मुझ पर शक हो और ये बातें ये मुझे ही सुना रहा था। इसकी माँ इसको कहती है कि तुम ना फजूल में डरना छोड़ दो, ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती कि इसे तुम पर शक होगा। हमने तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा, तो इसे कैसे तुम पर शक हो सकता है, इसे कैसे पता चल सकता है कि हमने ही वो सब करवाया। और तुम ये जूस पियो और अपने बच्चे पर ध्यान दो। और यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर सैड यैन का चेकअप करने के लिए आती है। वो इसे कहती है कि तुम अपना ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेती, ऐसे तो तुम खुद को मौत के मुंह में धकेल रही हो। यैन कहती है कि नहीं, मुझे तो मौत ही चाहिए, मैं तो अब बहुत खुश हूँ कि मेरे पास अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ जहाँ पर मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर डॉक्टर सैडी से ये भी बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड यानी मिस्टर गो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं कि उस दिन जो अबॉर्शन हुआ था उसके पीछे किसका हाथ है। इसीलिए मुझे लगता है कि उसने तुम्हारा अबॉर्शन नहीं करवाया होगा, अबॉर्शन के पीछे किसी और का हाथ हो सकता है क्योंकि मिस्टर गू तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और तभी मिस्टर गू वहाँ पर आ जाता है। वो सूप बना कर लाया होता है, वो इसे अपने हाथों से पिलाने लगता है। वो कहती है मुझे नहीं पीना, मुझे भूख नहीं है। वो इससे कहता है कि भूख है या नहीं है, तुम्हें हर हाल में सूप पीना ही होगा, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। अपनी हालत तो देखो, तुम कितनी कमज़ोर लग रही हो। और वो इसे सूप पिलाने लगता है। और इन दोनों का प्यार देखकर डॉक्टर सैड को भी यकीन हो जाता है कि ये वाकई में यैन से मोहब्बत करता है। और फिर वो वहाँ से चला जाती है। मिस्टर गू बहुत ही प्यार से यैन का मुंह टिश्यू से साफ करता है, इसे सूप पिलाता है और फिर से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने बच्चे को और तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था और ना ही मैंने अपने बच्चे को हर्ट किया है। प्लीज़ तो मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब की बार यैन का भी दिल नरम पड़ जाता है और कुछ डॉक्टर्स की बातों का भी असर होता है कि इसे काफी कुछ क्लियर हो चुका होता है। वो इसे हग कर बहुत ही ज्यादा रोती है। मिस्टर गू फिर से इससे माफी मांगता है। यैन कहती है प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हें कब से समझाने की, यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब वैक्स नहीं किया है, वो ही है जो मेरे साथ ये सब कर रही है। इसने ही मेरा रेप करवाने की कोशिश की, इसने ही मेरे बच्चे को भी मारा है।
और इसी ने मेरी माँ को भी मारा था। अब की बार मिस्टर गू इसकी बातों को जुठलाने के बजाय कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारी बातों पर अब यकीन करने लगा हूँ, मैं अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेट करवा रहा हूँ और जिस दिन ये बात साबित होगी उस दिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से इन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए साफ हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर गू को अपने सेक्रेटरी से पता चलता है कि मिस वैक्स को आपकी माँ की तरफ से एक हैवी अमाउंट का चेक ट्रांसफर हुआ है और जिस दिन ये अमाउंट ट्रांसफर हुई थी उसी से अगले दिन मिस येन का अभाषण भी हुआ था। मिस्टर गू तो ये सारा कुछ सुनकर परेशान सा हो जाता है और कहता है इसका मतलब है इसमें मेरी माँ भी शामिल हो सकती है। फिर वो येन के साथ मिलकर एक चाल चलता है, वो येन को अपनी माँ के पास भेजता है। येन इसकी माँ के पास जाकर कहती है कि आपने और वैक्स ने मिलकर मेरे बच्चे का अबॉर्शन करवाया है, जिस पर मिस्टर गू की माँ तो एटीट्यूड दिखाने लगती है कि हाँ करवाया है, तुम क्या कर लोगी, हमारा वारिस तुम्हारे जैसी थर्ड क्लास लड़की की कोख से कभी भी पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए अच्छा हुआ हमने ऐसा किया, हमने तुम्हारे बच्चे को मार डाला। और फिर वो इसे हिट करती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है, वो ये सारी बातें सुन चुका होता है। वो आकर कहता है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे खिलाफ कभी ऐसी साजिश भी कर सकती हो, मैंने तो तुम्हें हमेशा सगी माँ की तरह समझा, लेकिन मेरे बाप ने तुम्हारी जैसी औरत को बीवी बनाकर बहुत ही बड़ी गलती की। फिर हम और अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू वैक्स को पकड़ने के लिए आता है। वैक्स की बैट लग के वो इस वक्त अपने कजन के साथ नंगी तड़ंगी सी होती है, डुबकियां लगा रही होती है। ये तो ऊपर से आकर इसको पकड़ लेता है। वैक्स की तो हालत ऐसी होती है कि काटो तो हूं नहीं। येन के साथ इसके कजन की पिटाई करते हुए वो सच उगलवा ही लेता है। इसका कजन बताता है कि मैंने इन माँ बेटी के कहने पर उसका अबॉर्शन अरेंज किया था और मैं वैक्स का बॉयफ्रेंड हूँ। तभी मिस्टर गू के साथ ही वैक्स की माँ को भी लेकर आ जाते हैं। मिस्टर गू इसकी माँ को 7 समंदर पार भेजने की सजा सुना देता है और वैक्स को हॉस्पिटल लेकर आता है ताकि वो इसका डीएनए टेस्ट करवा सके और इससे पता चले कि ये बच्चा किसका है। वो इसको हॉस्पिटल लेकर आता है कि पता चल सके कि बच्चा किसका है। वो इससे पूछता भी है कि क्या तुम अभी भी अपनी बात पर डटी हुई हो कि ये बच्चा मेरा है। वो कहती थी है कि हाँ ये बच्चा तो तुम्हारा ही है। और फिर इससे पता चलता है कि ये बच्चा तो इसका है ही नहीं, वैक्स की तरफ से इससे इतना बड़ा धोखा मिला हुआ होता है। ये हैरान और परेशान हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने वैक्स पर ट्रस्ट करके इस पर बिलीव करके मैंने कितना कुछ गवा दिया। वो इससे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल कभी देखूंगा भी नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारी माँ को तो मैंने सजा दे दी है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इस वक्त तुम किसी के बच्चे की माँ बनने वाली हो। और फिर वो इससे सारे रिश्ते नाते तोड़कर घर चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू के ग्रैंडपा की बर्थडे होती है। वहाँ पर मिस्टर गू सबके सामने योन को अपनी बीवी कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। इस बात पर येन के साथ साथ सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर गू का नेफ्यू भी होता है और मिस्टर जो भी होते हैं। वो वॉशरूम आती है तो मिस्टर गू का नेफ्यू भी पीछे आ जाता है। वो इससे दोबारा से बदतमीजी करने लगता है और रेप करने की कोशिश करता है। मिस्टर गू पीछे से आकर येन को रेस्क्यू करता है और अपने नेफ्यू की धुलाई कर देता है। इसका नेफ्यू इसे कहता है कि येन मुझे खुद सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, मैं तो इससे बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मिस्टर गू कहता है कि बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ कि ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी किस टाइप की है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी बीवी पर ही ट्रस्ट है। और ये बात सुनकर येन वाकई में बहुत खुश हो जाती है और वो इसे थैंक्स बोलती है। मिस्टर गू इसे हग करता है। ये सोचती है कि अब तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुमसे दूर नहीं जा सकती, मुझे डाइवोर्स नहीं लेनी, लेकिन डाइवोर्स के अलावा अब मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। मिस्टर गू इसे कहता है कि लगता है तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तो प्लीज़ अब डाइवोर्स की बात छोड़ दो। जिस पर येन फिर से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, मुझे डाइवोर्स ही चाहिए। वो पूछता है कि वजह क्या है जिसकी वजह से तुम उसे डाइवोर्स लेना चाहती हो। जिस पर वो कहती है क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया वो कभी भी मैं नहीं भूल सकती। फिर वो आकर मिस्टर जू के पास बैठ जाते हैं और मिस्टर जू को सब बता देती है कि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है और प्लीज़ तुम ये बात मिस्टर गू को ना बताना। मिस्टर गू आकर इसको कहता है कि तुम मेरे साथ इसलिए नहीं रहना चाहती कि तुम अपने इस दोस्त के पास जाना चाहती हो। मिस्टर जू इसे कहता है कि तुम्हें तो तरीका ही नहीं है कि अपनी बीवी से कैसे बात की जाती है। जिस पर मिस्टर गू कहता है कि तुम दूर रहो हम दोनों के मामले से, वो मेरी बीवी है और मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं जिस तरह से चाहूँगा अपनी बीवी से बात करूँगा। और वो इसे खींचता हुआ वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू को अपने सेक्रेटरी को कॉल आती है। वो इसे बताता है कि उस रात आपके साथ जो लड़की थी वो मिस येन ही थी, वैक्स नहीं थी। ये बात सुनकर तो मिस्टर गू के होश ही उड़ जाते हैं। जिस लड़की को इसने इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया, बुली किया, ह्यूमिलेट किया, वो ही इसका असल प्यार थी जो कि सिर्फ उसी की थी।
उस इसके अलावा किसी और ने इसको टच नहीं किया था। वो जल्दी से आकर यैन को कहता है, तो उस रात तुम मेरे साथ थी और तुम इस बात को जानती थी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और यैन इसके गले लगकर खूब रोती है। वो कहती है, मैंने बहुत ही इंतज़ार किया इस लम्हे का कि तुम्हें खुद ही पता चले, तुम खुद ही जान सको कि उस रात मैं ही तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने बहुत ही देर कर दी। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो इसे लेकर हॉस्पिटल आता है और इससे पता चलता है इसे तो कैंसर हो गया है। वो बहुत ही ज़्यादा रोता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती है, क्योंकि मेरे ज़िंदा रहने की कोई वजह नहीं बनती और इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मैं ज़िंदा रहना ही नहीं चाहती थी। मिस्टर गू कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बेहतरीन डॉक्टर्स के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन वो कहती है कि अब बहुत देर हो गई है, मुझे डाइवोर्स दे दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हें आज़ाद करके जाऊं। वो कहता है कि तुम इस हालत में भी मुझे डाइवोर्स के लिए फोर्स कर रही हो, और वो रोने लगता है। तभी डॉक्टर आकर इसे अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है और कुछ देर के बाद वो वापस आती है तो इसके पास कुछ ही सांसें बाकी होती हैं। वो मरने से पहले इसको माफ़ कर देती है, इससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती है। वो इसे ये भी कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से शादी कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मर जाने के बाद तुम मुझे याद करते करते रोते रोते अपनी ज़िंदगी बिता दो। और अभी ये एंडिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।